वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फोन टैपिंग के कानून को मुबहम करार दे दिया है। फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कानून में फोन टैपिंग का तरीक़ाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था फोन टैपिंग का कानून मुबहम है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार कयूम खान, महमूद अख्तर और मियां बशीर अदालत में पेश नहीं हुए। तीनों दरखास्त गुजारों ने आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर दरखास्तें दायर की थीं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच ने मुबैना धांधली के खिलाफ रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी की है। बाद अज़ा अदालत ने दरखास्त में समाअत जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी है। सलमान अकरम राजा की राहदारी जमानत की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई आइडिया नहीं कि क्या FIR दर्ज है, आजकल FIRs का मौसम है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि आप रुकने कौमी असम्बली भी हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक तो रुकने कौमी असम्बली ही हूँ। जिसके बाद अदालत ने सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुफ्तगू भी हुई। दोनों जमातों ने मुश्तरका लाहे अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला किया है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात न करने की सूरत में सिविल नाफरमानी की वार्निंग दे दी है। एक बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर तक सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। PTI ने एहतजाज में मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है। नतीजा खेज मुज़ाकरात का एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि फैज हमीद और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जराइम में हिस्सेदार थे। इन दोनों के मफादात एक हो गए थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान ली थी कि फैज हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की कि इस इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी वापसी की राह हमवार हो सके। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज हमीद नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इनको इत्तला है कि फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले का आगाज होने पर रद्द अमल का इजहार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाहिद अफरीदी ने लिखा,
ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ حکومت نے اپنے ہی بل کے خلاف اجلاس بلا کر تماشا لگایا ہے۔ بل JUI کے مطالبے پر ضرور لایا گیا تھا مگر وہ حکومتی بل تھا۔ ایک سوال پر کامران مرتضیٰ نے کہا وہ طاہر اشرفی کو کوئی جواب دینا نہیں چاہتے، ان کی خدمات پر حکومت کو حاصل ہوتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان الگ قانون سازی کرانا چاہتے ہیں تو حکومت جانے اور وہ جانے، ہم تلخیاں نہیں چاہتے، معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو زمین سے 40,000 فٹ بلندی پر لے گئی ہے اور غلط معاشی اعداد و شمار پیش کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ افراط زر نیچے نہیں آ رہی، مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کرنے والے کس جہاں میں رہتے ہیں؟ چیلنج کرتا ہوں، افراط زر کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہو رہی ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کس قسم کے عملی اقدامات نہیں کر رہی؟ عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی، جبکہ حکومت غیر ملکی دوروں کے باوجود سرمایہ کاری لانے میں ناکام ہے۔ قانون کی حکمرانی نہ ہونے تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو ترجیح دینے پر عمر ایوب کو سراہتا ہوں۔ اپوزیشن کا پارلیمان کے فلور پر آ کر بات شروع کرنا قابل تحسین اقدام ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ بھی اسی چیز کا دیا کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھیں۔ یہاں بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے کیونکہ باہر تو دونوں طرف سے غلط غلیلیں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں ہم منطق سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید نیت دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کے عوام کا بھلا ہو، پاکستان ترقی کرے، خوشحالی میں جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کبھی اختلاف ہوتا ہے اور کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جس طرح آپ کا حق ہے کہ اپنا ادارہ وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹر کرائیں، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ اپنا ادارہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کرائیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ 2019 سے مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کیا گیا تھا، اس پر خوشیاں منائی تھیں۔ مشترکہ مطالبہ تھا کہ مدارس عربیہ کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ انہوں نے کہا خوف پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا اور مدارس کا نصاب تبدیل ہو جائے گا، یہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تاثر دیا گیا کہ علماء یا مکاتب فکر آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دی ہے۔ ADB کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق قرض کی رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کے پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق منصوبے کے تحت 3 لاکھ سے زائد ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر لگائیں گے۔ ڈیٹا مینجمنٹ اور کمیونیکیشن سسٹمز کی تنصیب بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ منصوبے کے تحت 15,500 سے زائد آن لائن ٹرانسفارمرز پر مانیٹرنگ سسٹمز لگیں گے۔ سسٹم لاہور، ملتان اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنیز میں نصب کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں IMF سے تقریباً 5% شرح سود پر $7 ارب قرض دینے کا انکشاف ہو گیا ہے۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں IMF اور عالمی کمرشل بینکوں سے حاصل کردہ قرضے کی شرائط پیش کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں انکشاف ہوا قرض میں 3.37% SDR ریٹ، 1% مارجن اور 50 بیسس پوائنٹ سروس چارجز شامل ہیں، جبکہ IMF کو قرض گریس پیریڈ سمیت 10 سال کی مدت میں قابل واپسی ہوگا۔ IMF کو 6 ماہی بنیاد پر 12 اقساط میں یہ قرض واپس کیا جائے گا۔ چینی بینکوں سمیت دیگر اداروں سے 7 سے 8% سود پر قرض دینے کا انکشاف ہوا، جن میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک، انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک شامل ہیں۔
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हुकूमत पंजाब शंघाई के हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरीम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी ज़ो जोंग मिंग ने मुलाकात की। डेप्यूटी सेक्रेटरी ने पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म और तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इकॉनमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन को ट्रेनिंग और तालीम के मौक़े फ़राहम करने पर शुक्रिया अदा किया और शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकॉनमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर दाखिला सिंध सैयद ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन के मुताबिक सिंध के तमाम शहरियों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम शहरियों को महफूज बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का महफूज शहरों का मंसूबा सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और मीरपुर खास तक बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने हवावे शेंजन हेडक्वार्टर का अहम दौरा किया और स्मार्ट डिवाइसेस पर तफसीली ब्रीफिंग की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध को बॉडी वॉर्न कैमरे और टैबलेट्स का स्मार्ट बोर्ड से इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात के मुताबिक कराची समेत सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। अवैस लगारी ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्किया के बाद दूसरा मुल्क है जिसने ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। ताजिकिस्तान को वस्त एशिया में अहम मुकाम हासिल है और ये वस्ती एशिया का गेटवे है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 37 खरब डॉलर हो चुका। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी की नमू और भी तेज होगी। कराची में इस्लामी बैंकारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब में गवर्नर जमील अहमद ने कहा, इस्लामी बैंकारी पर मुंतकली के कई चैलेंजेस हैं। 3 अहम तरीन हैं। पहला चैलेंज प्रोडक्ट और खिदमात का शरिया असूलों से मुताबिकत देना है। दूसरा, हुकूमत को इस्लामी कर्ज गेरी फराहम करना है। तीसरा चैलेंज फ़ाल इस्लामी इंटरबैंक मार्केट बनाना है। इस्लामी बैंकों के अमले की सलाहियत और मालूमात फराहमी की काबिलियत बढ़ाना भी है। सारिफ का एतमाद हासिल करने के लिए इस्लामी प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गई हैं। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तजुर्बात से इस्तिफादा भी किया। वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। मशकों के दौरान विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। ISPR के मुताबिक तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि चीनी सफ़ीर दीगर चीनी मेहमानों के साथ तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर शुरका ने मशकों के दौरान दस्तों की पेशा वराना महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा। शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो चुका है। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। इस मकसद के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम आज या कल किए जाने का इम्कान है। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 जायदीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि लबनान के वजीर आजम से कल बात हुई थी। लबनानी वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास वीजे हों या न हों, बैरूत की रफीक खुरैरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा 180 से 170 जायरीन को शाम से लबनान रवाना किया जा चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ के लबनानी वजीर आजम के राबते के बाद से लबनानी हुकूमत सरहद पर भी वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बैरूत भेजा जा रहा है।
شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے بڑے شہروں میں خوراک کی قلت ہے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے کے مطابق اسد حکومت کے خاتمے کے بعد روٹی کی قیمت میں 900% جبکہ مرغی کی قیمت میں 119% اضافہ ہوا ہے۔ ہزاروں خاندانوں کو فوری خوراک کی ضرورت ہے۔ معاشی عدم استحکام کے باعث دکانیں بند اور تاجر اجناس ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے نائب روسی وزیر خارجہ کے بیان کی، جنہوں نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ روس غیر معمولی صورتحال میں ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ بشار الاسد کو عالمی جرائم کی عدالت کے حوالے کرنے سے متعلق سوال پر نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس عالمی فوجداری عدالت قائم کرنے والے کنونشن کا حصہ ہی نہیں۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک میں خون جما دینے والی سردی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی چھا گئی۔ خزر میں جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ مالم جبہ، کالام، کاغان اور شوگران نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ کراچی میں سرد ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ پارہ صبح سویرے 12 تک گر گیا۔ درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان ہے۔ لہ میں درجہ حرارت -13، اسکردو اور گوپس میں -7 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور قلات میں -6 ڈگری کی سردی پڑی، جبکہ دیر اور مالم جبہ میں -4 کی سردی پڑی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں سردی کی لہر 15 دسمبر تک برقرار رہے گی۔ بلیٹن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔